कैंसर के रोगी हैं, ऐसे सब लोगों को भी आर्थिक आवश्यकता बहुत होती है। उनको भी हमने जो पेंशन 2250 रुपये की मासिक है, ऐसे सब लोगों के लिए भी 2250 रुपये मासिक पेंशन, HIV हो अथवा किडनी का डायलिसिस का मरीज हो या फिर कैंसर का मरीज हो, ऐसे सब लोगों को 2250 रुपये मासिक पेंशन ये भी हमने लागू की है। मित्रों, देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसमें खास करके इन्वेस्टर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स भारत में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैमाना ये बहुत महत्व रखता है। भारतवर्ष ने इतना एक काम करके हर प्रदेश का इसमें योगदान है, उन योगदान को आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक का एक पैमाना है, उसके ऊपर जो हमारा 142वां नंबर था, 63वें नंबर पर हम आ गए हैं और हमारा जो टारगेट है अगला वो 50वें स्थान का है। अगर 50वें स्थान पर हम देश दुनिया भर में आते हैं तो निश्चित रूप से भारतवर्ष जो है वो एक डेस्टिनेशन, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन करके और उभरेगा। और इसमें हरियाणा का अपना एक योगदान है। हरियाणा 2014 में जिसका रैंकिंग अपने देश के प्रांतों में 14वें स्थान पर था, हमने अपने आप काफ़ी सुधार किए और सुधारों के बाद हमारी जो रैंकिंग है वो 2018 के अंदर 3rd रैंकिंग आ गई थी। और मैं समझता हूँ अगली बार जब भी इसका कोई रिव्यू होगा तो उसके अंदर हम और अच्छा स्थान बनाएंगे। लेकिन अभी कोरोना के कारण से अगला जो रिव्यू इस समय होना था वो कुछ दिन के लिए रुका है और कोरोना की समाप्ति के बाद नेक्स्ट रिव्यू में हम और इसमें बेहतर अपना स्थान बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और जो हमारा श्रम योगी है उनके लिए ये भी बहुत ध्यान रखा है कि ऐसे गरीब परिवारों को वार्षिक सहायता ये पहुंचनी चाहिए। और इसमें भी जो 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो जाता है उसको कैसे पेंशन के दायरे में लाया जाए। तो किसान की मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये सब योजनाएं लागू की। और इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अपनी ओर से भी कुछ प्रीमियम यदि अदा करते हैं, प्रीमियम उतना ही केंद्र सरकार भी देगी, तो इनको 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। हमें जब ध्यान में आया कि ऐसे लोग अपने पास से प्रीमियम देने में असमर्थ होंगे अथवा संकोच करेंगे अथवा नहीं देने की आदत पर बहस नहीं रहता, पैरेलल हमने एक और स्कीम चलाई और वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम, चाहे वो पेंशन के हैं अथवा कोई बीमा कराना है बीमे के हैं, क्योंकि सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके प्रीमियम 12 रुपये और 330 रुपये ये भी कोई देने के लिए तैयार होता नहीं है। तो ऐसे सब प्रकार के प्रीमियम देने के लिए उस परिवार की सहायता की जाए। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे सब परिवारों को 6,000 रुपये साल का दे करके ऐसे प्रीमियम उसमें से भराया जाए ताकि उसकी भविष्य उसका सुरक्षित हो जाए। तो ये योजना हमने भी लागू कर दी है। लगभग 4.5 लाख लोगों को, शायद 6.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ ये मिल गया है। तो ये इस योजना को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये वार्षिक, ये काम भी इस देश में पहली बार हुआ है कि हर किसान के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया जाएगा। और ये पिछले वर्ष भर में लगातार चला है। इस बार की किस्त भी पहुंच गई है। किसान अपने खर्चों को किस प्रकार से उसमें मीट आउट कर सकता है, सारे खर्चे न भी मीट आउट होंगे तो कम से कम 6,000 रुपये का सहयोग साल का उसको होता है। तो एक बहुत बड़ा एक काम जो है किसान का वो आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था ये भी प्रधानमंत्री जी ने की है। उसमें हरियाणा ने जो योगदान किया है वो मैंने आपको बताया है। प्रधानमंत्री जी ने केयरिंग फॉर पुअर, जो भी कोरोना के दिनों में कुछ बातें मैंने कोरोना से पूर्व की बताई हैं पिछले वर्ष की, लेकिन पिछले 2.5 महीने से हम कोरोना के पीड़ में निकल रहे हैं। तो कोरोना के अंतर्गत जो उन्होंने घोषणाएं की, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान हो, तो उस नाते से 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणाएं की गई, एक पैकेज दिया गया, उसके अंतर्गत बड़ा जो एक लाभ दिया गया MSME को। उस MSME में 3.5 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज केवल MSME के लिए घोषित किया। हमने हरियाणा में भी इसकी योजना बनाई है कि केंद्र का जो लाभ मिलेगा वो तो मिलेगा ही,
साथ में हरियाणा की ओर से भी हम उसमें कुछ लाभ जोड़ सकते हैं। तो जैसे शिशु लोन है एमएसएमई के लिए 50,000 रुपये का लोन, इस लोन में जो ब्याज एंटरप्रेन्योर को देना पड़ता है उस ब्याज में हमने भी अपनी ओर से उसमें योगदान करने का ये तय किया है। ऐसे ही ये शिशु लोन 5 लाख लोगों को हम लोग दिलवाएंगे, इसका हमने बैंकों से बात करके प्रावधान किया है। जो स्ट्रीट वेंडर है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, रेडी फड़ी वाला है, ऐसे लोगों को भी डीआरआई के अंतर्गत 15,000 रुपये का लोन, छोटी पूंजी लगा करके अगर छोटा धंधा कर सकता है वो, तो 15,000 रुपये का लोन उनको भी हम दिलवाएंगे। इसके लिए बैंक से बात हो गई है। 3 लाख लोगों को ये लाभ देने का हमारा टारगेट है। इसका इंटरेस्ट 4% उनको देना पड़ता है वार्षिक, लेकिन हमने तय किया कि 2% का इंटरेस्ट ये हरियाणा सरकार देगी, ताकि सिर्फ 2% के इंटरेस्ट पर ये 3 लाख लोगों को छोटी पूंजी इनको मिल सके। इसके लिए हमने किया है। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। पशुपालन विभाग के लिए बनाई गई, मत्स्य पालन के लिए बनाई गई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एक प्रकार से जो छोटा किसान है उसको कैसे खेती क्षेत्र अलग से कोई काम करने के बाद किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए कमा सकता है, पैसा लगा सकता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े बजट उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में वो अनाउंस किए गए हैं। पशुधन क्रेडिट कार्ड, ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड तो हमने पहले बनाया, अभी हर किसान जो पशु साथ में रखता है उसका पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। उसकी लिमिट भी बनाई जाएगी ताकि उस लिमिट के अनुसार बैंक से वो एडवांस ले सके और अपने पशुओं के माध्यम से, पशुधन के पालन के माध्यम से अपना जो जीवन यापन वो कर सके। एफपीओस का विस्तार ये भी किया जा रहा है। देश भर में हजारों यानी जो एफपीओस की घोषणा की गई है उसमें हमें भी 500 नए एफपीओस ये बनाने का अवसर मिलेगा। इसमें भी किसान जो अपनी फसल का उत्पादन करता है उसकी जो बिक्री है वो एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना करके और उसकी बिक्री वो ठीक ढंग से कर पाएगा, ताकि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने के बाद किसान को एक फ्रीडम होगी अपने उत्पाद को बेचने की, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ने की। और किसान के लिए और बहुत से काम किए हैं। जैसे कल ही हमने ध्यान किया कि एमएसपी ये रिवाइज किया है और इस एमएसपी रिवाइज करने में 14 फसलों का जो एमएसपी रिवाइज किया है, किसी में 10% है, किसी में 15% है, किसी में 8% है। तो हर प्रकार के रिवीजन के बाद और आज किसान की आमदन जो है 2-2.5 हज़ार रुपया एकड़, ऐसे सारे जो एमएसपी के रिवाइज रेट्स हैं उसमें बढ़ी है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पैकेज में भी उन लोगों को अलग अलग से सुविधाएं, मार्केटिंग की सुविधा कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए उनको आवश्यकता जो होगी उसके लिए काम किया जाएगा। इसी प्रकार ड्रायर्स मंडियों के अंदर किस प्रकार से लगाया जाए, साइलोज का किस प्रकार से मंडियों के भंडारण के लिए इसका उपयोग हम करवा पाएंगे। इसी प्रकार किसान के नाते से उसके मंडियों में उसको जितने भी लाभ पहुंचाने हैं 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसके अंदर बनाया जाएगा ताकि उसको सुविधा हो सके। मित्रों, इसी प्रकार गरीब लोगों के लिए गरीब कल्याण इस नाते से जो योजनाएं बनाई हैं उसमें मनरेगा, इसका भी उल्लेख जरूर करना चाहूँगा कि मनरेगा का जो वेजेस है वो बढ़ा करके, और इस समय हरियाणा का अगर मैं आंकड़ा बताता हूँ तो 309 रुपया प्रतिदिन जो डेली वेजेस उनको मिलेगा। और हरियाणा जो है हाईएस्ट वेजेस के नाते से देश भर में ये होगा। जनधन खाता 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया प्रति मास 3 महीने के लिए उनके बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे। और कुछ और कमज़ोर वर्ग हैं जिनको एक मुश्त 1000 रुपया ये भी लमसम रूप में उसमें डाला जाएगा। हम लोगों ने कोरोना के समय में बहुत से काम किए हैं। तो कोरोना के समय के जो काम हैं देश भर में तो सब काम हो ही रहे हैं। हरियाणा में जैसे हम देखते हैं कि हरियाणा में कोरोना की लड़ाई बहुत बढ़िया ढंग से हमने लड़ी है। और जहाँ तक आसपास के प्रांतों में तुलना करने की बात है तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब प्रांतों से घिरा हुआ हरियाणा, उसमें हरियाणा की स्थिति सब प्रांतों में बेहतर है। और एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया। हर दिन जो भी आवश्यकता रही उसके हिसाब से प्रॉपरली उसका रिएक्शन वो सब हमें
मिलता रहा, टीम के रूप में काम किया और अच्छी स्थिति में आज हम हैं। सारे देश में हरियाणा की इस नाते से एक प्रशंसा हो रही है, न केवल कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए, बल्कि जो गरीब लोग हैं जिनके रोजगार समाप्त हो गए थे उनको फाइनेंशियल हेल्प ये भी हमने पर्याप्त भेजी है। जो हमारे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की बात तो मैंने बताई है, बीपीएल के परिवार, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, इनके भी सब मिलाकर के 6.5 लाख MMPSY और 9.5 लाख अन्य ऐसे 16 लाख लोगों को 4 से 5 हज़ार रुपया ये पिछले 2 महीनों के अंदर हम लोगों ने भेजा है। जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, ऐसे DRT डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हमने 5 लाख के आसपास जारी किए हैं, ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ये जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सके। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश में भूख के कारण से कोई व्यक्ति सोया होगा ऐसा संभव नहीं लगता। तो इस नाते से हर घर को हमने एक एक घर में परिवार में जा जा करके हमारी जो लोकल कमेटीज़ हैं उन्होंने एक प्रकार से एक सर्वे करके और जो नाम हमको भेजे उन सब के DRT बनाए गए, उनको दिए गए। इसी बीच में प्रोक्योरमेंट का अपने आप में एक बड़ा विषय, किसान की प्रोक्योरमेंट 75 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं हमने खरीदा, 1800 परचेज सेंटर्स और मंडियां उनके माध्यम से, और ऐसे ही 7.5 लाख मीट्रिक टन सरसों ये हमने खरीदी है। निर्विघ्न सारा काम लगभग पूर्ण हो चुका है। 1-2 दिन पेमेंट, जो कुछ पेमेंट्स लेट जरूर हुई, लेकिन वो भी व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी जितनी पेमेंट लोगों की बची है किसानों की वो सब उनको पहुंच जाएगी। जहाँ तक उद्योग का विषय है, इंडस्ट्री, इसको भी सुचारू ढंग से हमने यानी चलाया है, पूर्ण किया है। इसके जो प्रतिबंध थे वो समाप्त किए हैं और लगभग 50,000 जो छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे इंडस्ट्री हैं चाहे उसमें व्यावसायिक संस्थान हैं, सब मिला करके 36 लाख लोगों को काम करने के लिए परमिशन ये दे दी गई है। अब सभी इंडस्ट्रीज प्रयास हमारी ओर से यानी सरकार की ओर से तो खोल दी गई हैं, उनके अपने कारणों से अगर कोई को कमी होगी तो उसको अपना पूरा करेंगे, लेकिन हमने इतने लोगों को और काम में दिया है। जहाँ तक एक मजदूरों की कठिनाई जो आई थी, उस मजदूरों की कठिनाई को भी हमने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, चाहे खेती के मजदूर थे चाहे इंडस्ट्री के मजदूर थे, जो लोग घर जाना चाहते थे उनको अपनी व्यवस्थाओं से हमने लगभग यानी 3.5 लाख लोगों को 96 ट्रेन, 5500 बसों के ट्रिप्स, ऐसे हर प्रांत के लिए जहाँ की आवश्यकता थी उन प्रांतों को भेजा और ये अपने पास से पैसा खर्च के भेजा है। हालांकि बहुत प्रांतों की ओर से, खास करके अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो वहाँ के मुख्यमंत्री का पत्र आया कि हम इसमें पैसे का योगदान करना चाहते हैं। हमने तुरंत कहा कि नहीं, ये मजदूर जो यहाँ काम करते थे इनका हरियाणा निर्माण में भी अपना एक योगदान है, और आखिर हरियाणा का मजदूर हो या कहीं देश में किसी और प्रांत का मजदूर हो, हम उसमें अंतर नहीं समझते हैं। कारण क्या कि आखिर हरियाणा के निर्माण में ये लोग काम करते हैं। देश हमारा एक है, हम एक देश के वासी हैं। खास करके संकट के समय हमें इस प्रकार से ये छोटे दायरे समाप्त करके संकट में एक दूसरे का सहयोग, साथ सहायता करनी चाहिए, वो हमने किया है। हमारे अपने लोग थे इसलिए हमने किया है, हमने किसी पर एहसान नहीं किया है। तो मैंने पत्र का उत्तर भी इसी बात को लेकर के दिया था कि हमारे अपने भाई हैं, बंधु हैं, इसलिए इनकी सहायता करना ये हमारा फर्ज है। ये काम भी हमने उसमें पूरा किया है। शिक्षा का जहाँ तक विषय है, शिक्षा के संबंध में चूंकि डिस्टेंसिंग के कारण से, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में विद्यार्थी बच्चे जा नहीं सकते, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के ये सारे प्रावधान किए हैं। जो परीक्षाएं रह गई थी उन परीक्षाओं को लेने के लिए भी आगे की योजना बन गई है, लेकिन बिना परीक्षा भी अगली कक्षाओं में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत आवश्यक जो परीक्षा होगी वही उसको बाद में देनी होगी, अन्यथा सब बच्चों को हमने अगली कक्षाओं के लिए भेज दिया है। और शिक्षा भी कैसे हमारा शिक्षा का सिस्टम सुधरे, हम अभी से नहीं बल्कि जब हमारा बजट सेशन था तब से आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा के सुधार के लिए इस बार बजट में खूब बढ़ोतरी की थी। 13.8% ये बजट हमारा इस बार शिक्षा में हमने लगाया था, जो पिछले बार के बजट से 1.5 गुना से भी ज़्यादा वो बजट इस बार हमारा है। और इसमें खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा का स्तर हो तो आदर्श संस्कृत स्कूल ब्लॉक वाइज ये खोलने की हमने योजना बनाई है। जो गांव हैं उनके अंदर जहां 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें एक प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम एक प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाए
और वो बैग फ्री प्राइमरी स्कूल होगा, बस्ता मुक्त। बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बच्चे अपनी पुस्तकें वहीं रख के आएंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों के स्तर को भी बढ़ाना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जैसे आदर्श संस्कृत स्कूल की बात की है मैंने, उसको आगे बढ़ाना, ये सारे काम हम कर रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त हमने बजट भी हमने किए हैं। विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा काम जो हमने भी किया वो है एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट की माफ़ी। जो विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका भी मूल राशि की वापसी शुरू नहीं हुई है, ऐसे सब विद्यार्थियों के एजुकेशन लोन के ऊपर 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, जो लगभग 50 करोड़ रुपया बनता है, ऐसे 3 महीने का लोन, इनका इंटरेस्ट, उसकी माफ़ी भी हमने की है, जो एक बड़ी राहत उनके लिए ये सिद्ध होगी। किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना, ये भी हमारी बरकरार चल रही है। किसी प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जैसी हमने बनाई है। सब्जियां और कुछ फसलें, 19 सब्जियां और फसलें ऐसी हैं जिसमें भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से हमने पिछले वर्ष में 610 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। उसके अंदर सब्जियां भी हैं, उसमें बाजरा भी है, उसमें सरसों भी है। ऐसी जो फसलें जिसका हमको घाटा होता है वो सरकार उसके घाटे की भरपाई करती है। ये सब हमने पूर्ण किया है। पावर, बिजली विभाग, इसमें भी इंडस्ट्री की डिमांड थी, वो भी हमने पूरी की है कि 25% जो 3 महीने का फिक्स चार्जेस थे मार्च, अप्रैल और मई के, इसको अप्रैल, मई, जून के, इसके 3 महीने के जो हमारे फिक्स चार्जेस है वो एक नियम बना करके उनको हमने माफ़ किया है। और जो 75% की बिजली जो पावर, फिक्स पावर के चार्जेस हैं, अगले 6 महीने में उनको डेफर किया है, जुलाई से दिसंबर तक वो उसको दे सकेंगे। फसली ऋण, उसकी जो राहत योजना ये हमने बनाई थी, 4,10,000 किसान उसका लाभ ले चुके हैं। 1314 करोड़ रुपए का उनको ब्याज और जो पेनल्टीज थी वो उनकी माफ़ हुई हैं। और इस योजना को वैसे तो पिछले साल ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी चूँकि कोरोना का पीरियड है, इस योजना को भी हमने 30 जून तक बढ़ा दिया है ताकि जो किसान रह गए होंगे वो इसका लाभ ले सकें। नलकूप पावर बिल माफ़ी योजना, इसमें भी 1,12,000 किसानों ने लाभ उठाया है। 23 करोड़ का इसमें लोगों को लाभ हुआ है। 4,000 नई मोटर्स, ट्यूबवेल कनेक्शन जो बाकी थे 5 स्टार के, वो लग गए हैं। मोनोब्लॉक की मोटर्स के लिए किसानों को फ्री छोड़ दिया है कि वो अपनी मोटर अपने आप खरीद करके और उसमें लगा सकते हैं। मित्रों, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना, एक योजना शुरू की और इसका मैं उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी योजना हमने भी हरियाणा में बनाई है और वो योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। पानी के संकट को देखते हुए हम पानी को कैसे बचाएं, आने वाली पीढ़ियों को ज़मीन के साथ विरासत में पानी भी दे करके जाएं, तो ये एक बड़ा लक्ष्य सामने रख करके धान के किसानों को हमने अपील की है कि जो ज़्यादा गहराई पानी चला गया, 40 मीटर से नीचे जहाँ पानी चला गया है, वहाँ के किसान 50% धान की बिजाई कम करें। उसके अंदर कुछ छूट भी हमने दी है, लेकिन इसका सहयोग हमको देश में यानी केंद्र सरकार भी दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है अटल भूजल योजना, और जिसके लिए 763 करोड़ रुपया ये हरियाणा को मिलने वाला है। इस 763 करोड़ रुपए के माध्यम से हम बोरवेल्स लगाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग हो सके। हम पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से तालाबों को ठीक करेंगे, जहाँ जहाँ रिचार्जिंग का काम हो सकता है वो करेंगे, पानी को बचाने का काम करेंगे, ताकि पानी हमारा भविष्य है, पानी हमारा जल हमारा जीवन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका भी हम उपयोग करेंगे। मित्रों, अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करता हूँ, कोरोना के बाद आखिर क्या क्या होगा उसमें भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं उनको लागू करने के लिए जो पैकेज घोषित किए हैं, खास करके चाहे वो किसान हैं, चाहे इंडस्ट्री है और चाहे इन्वेस्टर हैं, एक बड़ी योजना जो कि देश और दुनिया में अभी जो कुछ चल रहा है उसके अंदर भारतवर्ष भी ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर हमारे यहाँ आए। हरियाणा के नाते हम भी चाहेंगे कि बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आएँ। हमने पिछले दिनों के अंदर जापान के लोगों से, अमेरिका के लोगों से और अब आगे कोरिया के लोगों से भी एक मेरी वेबिनार के माध्यम से बातचीत होने वाली है कि उनको बता करके और हमारे यहाँ जो क्या क्या सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं, वो सारी सुविधाओं के माध्यम से उनको आकर्षित किया जाए। खासतौर पर उनकी अपेक्षा होती है कि ज़मीन हमको ये यहाँ पर मिले, आसान किस्तों पर मिले या आसान कीमत पर मिले। हमने उसके लिए लीजिंग का जो पैटर्न है ज़मीन देने का,
वो भी दीर्घकाल के लिए लीजिंग पैटर्न इसको भी शुरू किया है, ताकि उनको खरीदने ना पड़े और लीज पर ले सकें। पंचायती ज़मीन को भी लीज पर ले करके और यहाँ इंडस्ट्री लोग लगा सकते हैं, ये भी हमने उसमें से एक प्रावधान निकाला है। और हरियाणा के अंदर इन्वेस्टर जो आए उसके लिए जो मुख्य बातें हैं ज़मीन की, जैसे मैंने बात बताई, उसमें एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। आखिर हमारे यहाँ हम तीसरे रैंक पर देश भर में हैं, नॉर्थ इंडिया में तो पहले स्थान पर हैं, और दिल्ली के नज़दीक होने के नाते से एक जो विसिनिटी है और एक एनसीआर के अंदर होने के नाते से लोगों की एक चाहत भी है कि हरियाणा में आए हम और यहाँ पर आकर के इंडस्ट्री लगाएं। हम इसके लिए अपने नौजवानों को उनको स्किलिंग भी कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से योग्य व्यक्ति, योग्य वर्कर ये इंडस्ट्री को मिले, इसके लिए भी हम अपना सारा सिस्टम हमने बनाया है, उसके अंदर हमको लाभ मिलेगा। क्लस्टर अप्रोच ये हमने शुरू की है, ताकि उस क्लस्टर अप्रोच में एक एक ज़िले में किस प्रकार की क्लस्टरिंग हो उद्योग की, कहीं एग्रो फूड्स की इंडस्ट्री है, कहीं फार्मास्यूटिकल की है, कहीं वस्त्र उद्योग ये शुरू हो, कहीं स्टील का उद्योग शुरू हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्लस्टर्स की अप्रोच हमने सारे हरियाणा में 22 के 22 ज़िलों के अंदर ये बनाई है। इसके लिए भी हम आगे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के लोग बहुत आकर्षित होंगे। हरियाणा है और चाहे देश है, क्योंकि हरियाणा का अपना एक योगदान देश के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम था उसमें आकर के कहा कि हरियाणा कैन बिकम द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री, यानी हमारे प्रति इतना एक विश्वास है देश के प्रधानमंत्री को कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है, और ग्रोथ इंजन के रूप में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करता हूँ तो हमारी बड़े जो प्रदेश हैं प्रति व्यक्ति आय इस पर हम नंबर 1 पर हैं। हमारा जीडीपी 8 लाख करोड़ रुपए का ये जीडीपी हो चुका है। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा एक आर्थिक एक ताकत हरियाणा की प्रदेशों में जहाँ देखते हैं वो बनी हुई है। और हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई न उद्योग को है, न मजदूर को है, न किसान को है, न किसी कर्मचारी को है, किसी वर्ग को कोई कठिनाई नहीं है। बहुत स्मूथली सारा सिस्टम हमारा चल रहा है। और आगे चल करके हम जो मैन टू मैन अप्रोच, हर व्यक्ति से संपर्क, यानी आयु 0 से लेके और भगवान को प्यारे होने तक हर व्यक्ति की संभाल करने का हमारा मैकेनिज्म ये हम खड़ा करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो बालक हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, रोजगार वाला हो, वो किसान हो, दुकानदार हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर प्रकार के रोगी हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, फौजी हो, एक्स-सर्विसमैन हो, हर प्रकार के व्यक्ति का हम उसकी चिंता करेंगे और उसका उपयोग क्या होगा, वो प्रदेश के देश के हित में क्या कर सकता है, इसके लिए भी हम काम करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को ये लगे कि मुझे भी अपने देश प्रदेश के लिए कुछ योगदान करने का अवसर मिल रहा है। उसमें निश्चित रूप से पत्रकार, फोटोग्राफर, कलाकार, गीतकार, संगीतकार ये भी होंगे। तो इन सब बातों को हम ध्यान रखते हुए अपने इस प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे, ताकि आत्मनिर्भर भारत बनने में हमारे प्रदेश का पूर्ण योगदान हो सके। इतनी सब बातें आपके सामने मुझे रखनी थी। अब मैं समझता हूँ कि जितना समय और बाकी है, आप लोगों में से कुछ बंधु कुछ बात बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, और कोई कड़वी बात हो तो वो भी हमको बताने में न चूकें। इसलिए निश्चित रूप से अमित जी, हाँ प्रवीण जी, प्रवीण जी अपना, हाँ हाँ, आ रही सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि एमएसपी रिवाइज कर रही है केंद्र सरकार जो है, तो ऐसे में धान की एमएसपी भी रिवाइज होगी, बढ़ेगी, और लेकिन हम कह रहे हैं कि धान कम है किसानों का, तो विकल्प क्या है? देखिए, जब एमएसपी बढ़ती है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ती है। जहाँ हमने धान की एमएसपी को बढ़ने की बात देखी है, सुनी है, वहाँ पर उसके विकल्प के रूप में जो हमने बातें कही हैं, चाहे वो मक्का है, चाहे कपास है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे दालें हैं, उनका भी एमएसपी बढ़ा है। अगर हम मक्का की बात करूं, धान की तो बढ़ोतरी हुई है शायद 53 रुपए, और मक्का की बढ़ोतरी हुई है 90 रुपए। तो हमारी बात तो उसमें पूरी हो जाती है कि मक्का को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है धान की बजाय। धान को उसकी कॉस्ट अगर बढ़ी है तो उसको भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कॉस्ट को
यानी उसका नज़रअंदाज करेंगे। हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी आगे कितनी की गई है, वो मक्का की धान से ज़्यादा की गई है, इसलिए हमारा विकल्प के रूप में मक्का बोने के हमने सुझाव दिया। हाँ दिनेश जी। एक सवाल और था छोटा सा मेरा, पार्टियों का फोन आया है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जेई सिविल का रिजल्ट कब आउट होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, 31 मई तक होना था, लेकिन बीच में एक जो डी ग्रुप के वेटिंग वाले लोग थे 4,500, उनके रिजल्ट में 2-3 दिन ज़्यादा लग गए। वो हमारे लिए प्राथमिकता इसलिए थी कि वो टाइम बाउंड था, इसलिए उसको अब शायद कर दिया होगा या आजकल में हो जाएगा। और जैसे वो होता है उसके तुरंत बाद जेईज का 7 तारीख तक मैं समझता हूँ रिजल्ट आ जाना चाहिए। जी दिनेश जी। ऑनलाइन एजुकेशन जो स्कूलों की आप करा रहे हैं सर, अच्छा प्रयास आपने किया है लॉकडाउन में जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो जून अब स्टार्ट हो गया है, प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत सारे ने होमवर्क देके छुट्टियां कर दी हैं, तो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो क्या रहेगा? ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी या छुट्टियां करने जा रही है सरकार? पहला सवाल। देखिए अभी चूंकि ऑनलाइन सिस्टम अभी चालू है, और ऑनलाइन का मतलब तो ये है कि घर में बैठ के पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन में स्कूलों में तो आना नहीं है। तो जितनी स्कूलों की छुट्टियां बचती होंगी उतनी ही छुट्टियां करेंगे, बाकी छुट्टियां ज़्यादा करने का इस बार स्कोप ही नहीं बचेगा, क्योंकि पहले जो 1.5 महीना स्कूल बंद रहे हैं, इस 1.5 महीने को कवर करने के लिए या तो हमारे पास समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन है। तो इन दोनों वेकेशंस को मिला करके इस 1.5 महीने की छुट्टियों को देखते हुए और कितनी छुट्टियां बीच में करनी होंगी उसका हिसाब किताब लगा करके छुट्टियां करेंगे। लेकिन बहुत अधिक गर्मी होने का भी उन छुट्टियों को कैलकुलेशन में एक प्रभाव रहेगा। अभी तो गर्मियां नहीं है, जून के 15 के बाद गर्मी कितनी होती है उसके हिसाब से देखेंगे। सुशील भार्गव जी। सुशील जी। सर मेरा एक सवाल है जी। आप देश को बचाने के लिए, प्रबंधन के लिए मीटिंग करते हैं, बहुत मीटिंग की होती है, आपके समय में ही महीने पहले मीटिंग करती है, अब की बात मीटिंग हुई है क्योंकि ये मानसून आने वाला है, 10-15-20 के बाद आ जाए और हर चीज की तैयारी सुशील जी आवाज ब्रेक हुई, आपकी समझ आया नहीं सारा प्रश्न, थोड़ा धीरे से बोल के बताओ एक बार। बाढ़ राहत को लेकर सर क्या तैयारियां हैं? अभी अब की बार मीटिंग नहीं हुई, आपके समय में शुरू हुई थी और आप 2-3 महीने पहले तैयारियां शुरू कर देते थे, अब की बार कुछ डिले है। देखिए ठीक आपने कहा, हम लोगों ने बाढ़ राहत के लिए जो मीटिंग्स थी वो जनवरी में शुरू कर दी थी। पहले हमेशा अप्रैल मई में मीटिंग्स होती थी, हमने 4 महीने पहले इसीलिए की थी कि उस समय अपनी तैयारी में सब लोग लग जाएं। अभी भी इस बार हमने जनवरी मीटिंग की थी और उसके ऊपर काम लगातार मार्च तक तो चलता ही रहा, लेकिन अप्रैल के महीने में कुछ काम रुके होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। उसकी कल हमारी फिर 4 तारीख को, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को दोपहर को फिर मीटिंग हमने रखी है, बुलाई हुई है कि बाढ़ के जितने भी पेंडिंग ऐसे काम हैं वो जो हो गए हैं ठीक है, अगर रह भी गए होंगे तो शीघ्र अपने जून के महीने में उसको पूरा करें। परसों ही हमने मीटिंग बुला रखी है इसकी। दैनिक जागरण अनुराग अग्रवाल। अनुराग जी। जी अनुराग जी। अनुराग जी आवाज नहीं आ रही। टाइम्स ऑफ इंडिया मनवीर सैनी। आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक है अनुराग जी, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। सर अभी आपने किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपने योजना चलाई थी कि किसानों के लिए धान की खेती 10 करोड़ के विकल्प भी आपने दिए थे, लेकिन ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, आपको इसको स्वैच्छिक करना पड़ा, तो इसका आप कारण मानते हैं? दूसरा, किसानों की पेमेंट का एक बड़ा इशू है। आप 72 घंटे में किसानों की पेमेंट देने की बात लगी थी, लेकिन अभी तक किसानों को 15 दिन से पेमेंट मिल पाई, की क्या स्थिति है? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो जो आप मेरा पानी मेरी विरासत उसमें धान की फसल वाला विषय कहा, आपने ये कहाँ से सुन लिया मालूम नहीं कि योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। ये योजना बराबर चल रही है और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 50 लाख हेक्टेयर इतनी जमीन के किसानों ने ये लिख करके दे दिया है कि हम धान नहीं बोएंगे और हम जो है धान के अलावा बाकी फसलें बोएंगे, और उन्होंने अपना क्लेम भी किया है
यानी जब भी वो फसल बोलेंगे उसके बाद उस मुआवजे को उनको दिया जाए। उनको फसल बुआई के तुरंत बाद 2,000 रुपया, और जैसे मंडी में उनकी फसल आएगी उसके समय 5,000 रुपया एकड़ ये दे दिया जाएगा। और न केवल 5 और 2 7,000, बल्कि उनकी जो फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम जो बनता है लगभग 750 रुपया एकड़ का, वो भी सरकार देगी। और एक नई बात, अभी जैसे कल MSP की घोषणा हुई है, उसमें 90 रुपया प्रति क्विंटल जो रेट बढ़ा है, और अगर मैं 25 क्विंटल भी अगर मान लेता हूँ एक एकड़ में उसकी प्रोडक्शन, तो ये लगभग 2400 रुपया ये बन जाता है। तो 24 7 31 और 70 10,100 रुपये ये एडिशनल मिलने वाला है किसानों को, अगर वो धान नहीं बोता है तो। और इस ओर आकर्षण उनका बढ़ रहा है। हमने तो केवल एक ही बात का स्पष्टीकरण दिया, ये जो विपक्ष के लोग बार बार के प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध केवल हमने पंचायती जमीन है उस पर लगाया है। प्राइवेट जो किसान है जिसकी अपनी जमीन है उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, उसको हमने अपील की है। और अपील भी इस बात की है कि हमने पानी बचाना है। धान के विकल्प तो 10 हो सकते हैं, लेकिन आप सब और किसान हम सब मानते हैं कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी बचेगा तो हमारा कल जिंदा रहेगा, और पानी समाप्त हुआ तो हमारी अगली पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी हमको सबको गालियां देगी कि हमारे जो पूर्वज हैं विरासत में केवल सूखी जमीन दे गए, पानी नहीं दिया। तो इसलिए ये बात जब अपील मैंने किसानों की की है, मेरा 6 ब्लॉक्स में जाना हो गया, 8 में से 2 ब्लॉक में अगले सप्ताह जाऊंगा। 6 के 6 ब्लॉक्स के किसानों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात ठीक है, केवल बाढ़ग्रस्त जो एरिया है, फ्लडेड एरिया, वहां पर क्या किया जाए, इतना सा विषय शेष है। और वो बहुत थोड़ा एरिया, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ब्लॉक में घग्गर के किनारे, उन ब्लॉक्स में क्या करना होगा, वहाँ पानी की रिचार्जिंग के, जैसा मैंने बताया अटल भूजल योजना, उसके अंतर्गत कोई योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि पानी को ऊपर उठाया जाए। और अगर पानी का लेवल ऊपर उठता है फिर धान की बुआई करने में भी कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसलिए ये योजना सफल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये विपक्ष के लोगों का जो शोर शराबा है, वो कई बार वो क्या बोलते हैं, नगाड़ा अंधेरे में तीर मारते हैं, उन्होंने मारे हैं, और हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। किसान भी समझता है कि वो किस भाषा को किस ढंग से बोलते हैं। उनको जब मुद्दा नहीं होता तो ऐसे ही कुछ ना कुछ, फिर अनुभव किसका कितना है और कौन कितनी बार बना है, ये सब वो बोलते रहते हैं। उसका तो मैंने बता दिया था उस दिन, और अनुभव का उन्होंने बताया कि मेरे 15 साल का अनुभव है, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। उस नाते से भी वो बहुत पिछड़ गए हैं। वो कहते हैं कि 8 बार चुनाव लड़ा, 4 जीते, कितने % हुआ, कितने % हुआ, 50। भाई यहाँ तो 2 चुनाव लड़े थे, दोनों जीते, कितने % हुए, 100%। और अगर मैं पिछले 2 चुनाव का हिसाब लगाऊं तो मैं दोनों पिछले चुनाव में जीता हूं, वो दोनों पिछले चुनाव में हारे हैं। तो 2 चुनाव हारे, दोनों को दोनों गए, कितना %, 0। और हम 2 लड़े हैं, दोनों जीते हैं। इसलिए किसी भी हिसाब से लगाएंगे तो वो हिसाब किताब में तो आगे आ नहीं सकते, बाकी जो कुछ होगा पर देखेंगे। तो कुल मिला करके दूसरा विषय, आपने कहा 72 घंटे की पेमेंट, हमने कहा है, निश्चित कहा है। और ये 72 घंटे की पेमेंट, इस बार पेमेंट के मामले में थोड़ा विषय में स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसान को सीधी पेमेंट की जाए, ये एक प्रावधान हमारा 3 साल से चल रहा है। और 3 साल से लगातार हम आड़तियों से भी बात कर रहे हैं। आड़ती हमेशा हर बार कहता है इसी वर्ष छोड़ दें, इस वर्ष हमारे माध्यम से करें, अगले वर्ष किसानों को देना। इस बार थोड़ा सा हमने उसमें थोड़ी सख्ती जब की तो उस समय किसानों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान ये किया कि आप पहले हमको दे दें और हम सीधा किसानों को देंगे, और इसके लिए जो मॉनिटरिंग है वो सरकार करे। उस मॉनिटरिंग के कारण से एक नया जो सिस्टम बनाना पड़ा, ताकि हम उनके बैंकों में से उनके खाते में डालेंगे, और वो जितनी किसानों की पेमेंट देनी है वो वापस बैंक में डाल करके और सीधी किसानों के खाते में जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पेमेंट लेनी थी उसके लिए कंसेंट फार्म उन्होंने भरवाने थे। तो ये सब जो प्रक्रिया चली, इसमें वो समय शुरू में 8-10 दिन लेट हुआ। बाद में जब ये किसानों को पेमेंट जानी शुरू हुई है तो लगातार सब जाती रही है। और आज की डेट में मैं समझता हूँ कि 20 मई, शायद 20 मई के भी बाद की जितनी किसानों को, जितनी आड़तियों को पेमेंट जानी थी वो हमारी ओर से जा चुकी है। कुल मिला के 600-700 करोड़ शायद बचती होगी 16,000 करोड़ में से। अब आड़तियों ने आगे किसानों को सब दी है कि नहीं दी है, ये जरा एक हिसाब किताब अकाउंटिंग होने वाली है। अगर आड़ती लेट करते हैं, किसान को पेमेंट नहीं देते हैं, तो उसका ब्याज भी किसानों को मिलेगा जो आड़ती देंगे। इसलिए वो सारा प्रावधान चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान के खाते में लाखों करोड़ों रुपया उनके खाते में सीधे गए हैं।
अन्यथा आड़ती अपने पास रखते थे, कब देते थे कब नहीं देते थे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग चलती थी। इस बार उस अंडरस्टैंडिंग को हमने तोड़ा है। हमने कहा नहीं, किसान के खाते में एक बार जाना चाहिए, बाद में किसान जब चाहे जिसको मर्जी दे, लेकिन चूंकि अनाज किसान का है इसलिए किसान के खाते में उसकी कीमत पहुंचनी चाहिए। इस आग्रह को करते हुए, और इसमें बहुत से व्यापारियों ने, बहुत से आड़तियों ने साथ भी दिया है। कुछ एक व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें थोड़ा अड़चन पैदा की, लेकिन अगली बार और स्पष्ट हो जाएगा कि किसान को सीधी उसकी फसल की पेमेंट जाए, इसका हम सुनिश्चित प्रबंध करेंगे। धन्यवाद सर। मनवीर सैनी। हाँ मनवीर जी। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मेरे छोटे छोटे सवाल है। एक तो है इंटरस्टेट बॉर्डर आप बड़ा सा एक ही सवाल कर दो ना। सर, ये एक तो इंटरस्टेट बॉर्डर जो है दिल्ली के साथ फिर दोबारा से सख्ती शुरू हो गई है। कल थोड़ी देर के लिए खुले, उसके बाद आज फिर झज्जर, सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव में शुरू। कोई खास कारण इसका? एक और दूसरा, जितना कोविड फंड के अंदर हरियाणा में खर्च हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं कि उसका मिसयूज ना हो या कुछ और सामने ना आए? ठीक है, दोनों प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले तो इंटरस्टेट की जो बात है, ये ठीक है कि जैसे MHA ने गाइडलाइंस दी थी इंटरस्टेट के सभी बॉर्डर्स खोल दिए जाएं। हमने भी एक प्रारंभिक जो उसके लिए फैसला ये लिया था कि इंटरस्टेट बॉर्डर खोले जाएं, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार की ओर से भी थोड़ा विरोध आया कि नहीं, इंटरस्टेट बॉर्डर हमें नहीं खोलने चाहिए। तो हमारे तो पहले ही बंद थे, हमने तो नए सिरे से खोलने थे। जब दिल्ली सरकार ने कहा नहीं खोलने हैं, तो हमें ये लगा कि हाँ, अभी उनकी बात भी शायद थोड़ा सा दम रखती है कि दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर एक बार ज़रा सख्त रखा जाए। फिर भी उनसे बात करके अगर वो तैयार होंगे, क्योंकि ये इंटरस्टेट मामलों में दोनों स्टेट्स की सहमति चाहिए। MHA ने भी यही कहा है कि खुले जाएं, लेकिन तो भी अगर स्टेट्स कोई आपस में दूसरा प्रावधान करना चाहते तो वो करें। इसलिए दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार दोनों चाहेगी तो वो खुल जाएंगे, वरना बाकी स्टेट्स के साथ हमारे सारे बॉर्डर खुल गए हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा विषय, आपने कोविड के खर्चे की बात कही। देखिए, कोविड का खर्चा, एक तो जो हमने कोरोना रिलीफ फंड इसको एकत्र किया था, कुछ खर्च तो उसमें से हो रहा है, जितना अनिवार्य उसमें से खर्च करना वो कर रहे हैं। एक हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा है, उसमें केंद्र ने कुछ अलाउ किया हमने कि उसमें से वो खर्च करेंगे। वो डिजास्टर मैनेजमेंट की अलग टीम है, वो अपना उसमें से कुछ खर्चे कर रहे हैं। हम अपने कोरोना रिलीफ फंड में ये पंचायत DCs को कुछ फंड दिया है, कुछ पंचायत को दिया है, ऐसे जो फंड है उसमें से जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ जो हमारे डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो अपने ढंग से करेंगे, मेडिकल कॉलेज का डिपार्टमेंट का वो करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज अपने ढंग से करेंगे। इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स के निश्चित काम है, जो निश्चित काम है वो अपने ढंग से खर्च कर रहे हैं। कोई सारे का सारा खर्च एक जगह से होगा और वो बड़ा मिसमैनेज, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ का जो उसका खर्चा होगा उसका अकाउंट उनको रखना पड़ेगा, उसका ऑडिट होगा। कहीं कोई खर्च ऐसा नहीं है। कुछ संस्थाएं वो अपने मन से अपना खर्च कर रही हैं, उन संस्थाओं को हम नहीं कह सकते कि वो खर्च कितना करें, कहाँ करेंगे। बहुत संस्थाओं ने योगदान भी किया है, सीधा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में किया है, कुछ कोरोना रिलीफ फंड में किया है, और कुछ उन्होंने इन काइंड DCs को, जो हमारी लोकल कमेटीज वहाँ बनी हैं, DCs को भी सामान दिया है, वो वहीं पर लोकल बांटा गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना के समय पर, ऐसी महामारी के समय, कहीं कोई गड़बड़ करने की मन में सोचेगा भी। सोचना भी पाप है, और अगर फिर कोई बात ऐसी शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई भी हम करना जानते हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। TV18 अंकित दुधानी। थैंक यू सर। हाँ अंकित जी। अंकित जी हैं? सर, आपकी उपलब्धि का देश सरकार की है। आवाज अंकित जी, आवाज वो आपने गिनवाया और माइक जरा नजदीक रखो, माइक। मैं ये कह रहा था जो कितना सरकार की उपलब्धि है वो भी आपने गिनवाई है। और एक सरकार की जो पहले ठीक से माइक लगा लो, फिर बोलो, लगा लो आराम से। हाँ, लगा लो। हाँ बोलो। हाँ, मैं कह रहा था जो आपने है वो गिनवाई है और एक सरकार की उपलब्धि गिनवाई है। लेकिन जब भी कोई करता है तो बात यही कहता है कि धान खुला हुआ, गेहूं की खरीद में खुला हुआ है,
और जिस तरह से पोस्ट घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, तो क्या आप मानते हैं कि पिछले 5 साल की सरकार के दौरान या अभी 6 महीने की सरकार के दौरान घोटाले हुए और घोटाले हुए, क्या आप मानते हैं? अंकित जी देखिए, विपक्ष का अपना एक काम होता है, बातों को हवा में उड़ाना। एक बार उड़ा दिया, उनको कोई पूछताछ करने वाला तो है नहीं। अब लोकतंत्र में कल को हम इसका हिसाब किताब लगाने लगे हैं कि हाँ तुमने क्या कहा था वो सच है कि झूठ है, तो कल मिला के लोकतंत्र में राजनीतिक लोग फिर क्या कहते हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र में तो जो बात सामने आती है उसका जितना जवाब हमने देना उतना हमने दिया है, उसके बाद उनको जो कहना वो कहते हैं। जनता सब समझती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सरकार की ओर से ठीक जवाब नहीं दिया जाता तो इसके बहुत से प्रावधान है। आखिर घोटाले का आरोप लगाना बड़ा आसान है, घोटाला कहीं ना कहीं से वो सिद्ध करेंगे तो उनका ही काम है, ये कोई सरकार का काम नहीं है कि कोई बात अगर वो कहेंगे कि घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर उसके लिए मैदान में आए तो सही। जो उनके किए हुए घोटाले हैं एक एक करके सामने आ रहे हैं, वो तो आपको सामने पता है ही है कैसे कैसे घोटाले करके गए। अगर एक ही घोटाला कहूँ कि आजकल जो चल रहा है पिछले 5-7 दिन से ही लगातार जो हमको सुनने में मिल रहा है, वो नौकरियों का घोटाला पीटीआई का हुआ कि नहीं हुआ? पीटीआई नौकरी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बता दें। हुआ है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहे तो उसको हमको मानना होगा। तो ऐसे अगर कोई विषय है तो मैदान में आकर के बात करें, केवल हवा में उड़ाने से बात नहीं बनती है। हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी उसके अंदर हम उसकी इंक्वायरी भी कराते हैं और जो दोषी होता है उसको दंडित भी करते हैं। यही सरकार है हमारी जो अपने ही समय के ऐसी शिकायतों पर हमने खूब इंक्वायरियां भी कराई हैं और जो गलत पाए गए हैं उनको दंड भी दिया गया है। आप पिछले इनके जो शासनकाल थे, जो आज विपक्ष में बने बैठे हैं, बहुत महाराजा और बहुत लाट साहब बनते हैं, जरा ये लाट साहब ये बताएं तो सही कि इन्होंने अपने समय में अपनी गलतियों का कोई भी एक भी बार इन्होंने कोई इंक्वायरी कराई या कोई किसी प्रकार की छानबीन कराई? नहीं कराई। तो हमारे जिम्मे है जितना हम कराएंगे, चाहे उनके हैं चाहे हमारे हैं, अपने आप कराएंगे। अच्छा करें तो 70% क्या? मैं कह रहा हूँ 70% अच्छा कर रहे हैं, मान लिया तो 100% अच्छा करता है विपक्ष, इसी बार टोपी कर रहा है। ठीक से लगाओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। मानता है तो वो चाहते हैं 100% अच्छा करें, इसलिए टोका टोकी नहीं समझ में आई। अच्छा मानते हैं इतनी बात तो समझ में आई, आगे नहीं समझ में आई। नहीं, ये 70 और 30 की बात कहां से आई है? 70 और 30 की बात आई कहां से? विपक्ष तो कह रहा है 0% है, विपक्ष तो कह रहा है 0% है, 70 तो आप ही बना रहे हैं। चलिए चलिए आगे। कौन है? सुरेंद्र धीमान। हाँ धीमान जी। हाँ हाँ चल इशू बने हुए हैं। हाँ, एक तो विषय है जो अर्बन लोकल बॉडी का जो विषय अनिल विज ने बनाया है, उन्होंने कहा है कि सीधे चुनाव नहीं होना चाहिए और सरकार का फैसला गलत हो गया, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और एक शराब घोटाले पे एससीआईटी गठित करना चाहते थे, एसपीटी गठित की और जिन अधिकारियों को लगवाने चाहते थे वो अधिकारी लगाए। दूसरा जो निवेश आपके ने जो 2-3 देशों के इन्वेस्टरों से बात की है वो कितना आ सकती है हमारे पास, एक ही चीज है। और चौथा राजस्व अब कितना है मेरे पास, कितना हमें कर्ज लिया है। चलिए कोई नहीं, मैं जितने पूछे सारे, उनकी हिम्मत है ज्यादा पूछने की, हम ज्यादा प्रश्न को उत्तर भी दे देंगे, उतना ही संक्षेप कर देंगे। पहली बात तो है कि आपने यूएलबी की बात कही। देखिए सरकार का एक निर्णय है और उस निर्णय में सब लोगों का सामूहिक निर्णय है और कल को बदलना होगा तो सामूहिक रूप से ही बदलेंगे। लेकिन इसका जो फीडबैक है वो हमारे पास अच्छा है। सब लोगों का फीडबैक ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन अच्छी चीज़ है और इसी को आगे करना चाहिए। हमने अर्बन लोकल बॉडीज में करवाया है। अब किसी अलग मत को भी अगर कोई रखता है तो उनसे जब हम बातचीत करेंगे, इंटरनल बातचीत में सारा विषय पता लग जाएगा किन कारणों से कौन उसको ठीक बताता है, कौन उसको गलत बताता है। अभी वो फैसला जो सरकार का वही है जो पहले हो गया है। दूसरा
बातचीत चल रही है। इन्वेस्टर्स, हाँ, इन्वेस्टर्स के अंदर जो बातचीत हमारी चल रही है, सभी जो विदेशों के भी लोग हैं, अपने देश के भी जो लोग हैं, हरियाणा में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर एक के अपने अपने काम, बहुत से लोग तो ऐसे जिनके पहले से अपने काम चल रहे हैं और वो यहाँ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या अगर किसी की कोई समस्या कठिनाई है वो भी हमारे सामने रखते हैं, उसको हम दूर करते हैं। और नई इन्वेस्टमेंट के नाते से क्या क्या हम करने वाले हैं हम उनको बताते हैं, और ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे पिछले हमने 4 साल पहले भी इन्वेस्टर समिट किया था, उन इन्वेस्टर समिट में यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो उसकी हो चुकी है। और जब 1 लाख हुई है तो कोई एक दिन में नहीं हुई है, ये धीरे धीरे होती है बातचीत के माध्यम से। अब जो बातचीत हुई है उसमें से कहीं कोई हिसार एयरपोर्ट के नाते से कोई इंटरेस्टेड है, कहीं कोई ये हमारा पानीपत के अंदर वस्त्र उद्योग के अंदर वो इंटरेस्टेड है, कहीं फार्मास्यूटिकल उस नाते से इंटरेस्टेड है, कुछ योजनाएं हमारी अपनी सरकार की भी हैं जिसको हम चलाएंगे। तो इस नाते से एक एक चीज़, फुटवेयर वाले जो हैं वो अपना एक पार्क बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी लगातार चल रही हैं और हर दिन कोई ना कोई छोटा बड़ा उद्योग उसमें खुलता है। बड़े उद्योग को तो कई बार हम ध्यान कर लेते हैं, छोटे उद्योग हम ध्यान ही नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों का जो हमारा टर्म है, 20,000 जो छोटी छोटी इकाइयाँ वो और खुली हैं। तो इसलिए इन छोटे छोटे उद्योगों को भी जब खोलते हैं तो इन्वेस्टमेंट इससे भी आता है, रोजगार इसमें भी मिलता है। एक विषय आपने शराब घोटाले का जो विषय किया है, वो जो भी कोई एक प्रक्रिया है उसके तहत जो एससीटी बनी है वो काम कर रही है, और उसके अंदर जैसा काम होगा रिपोर्ट अपनी देनी होगी। उसके अंदर एक व्यक्ति रिटायर हो गए थे, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को लगाया है, और वो जो कुछ चल रहा है वो उसके अंदर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जो भी चीज़ निकल करके आएगी, जो रिकमेंडेशन उस कमेटी की होगी, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अविनाश पांडे, पंजाब केसरी। अविनाश पांडे जी। अविनाश जी, हाँ सर, मेरा सवाल था कि इस तरह से हरियाणा में कोरोना की बात है, खास से एनसीआर क्षेत्र में, तो उत्तर सरकार की क्या कर तैयारी है? भाई आवाज़ साफ क्यों नहीं आ रही? आप लोगों के पार्ट पर है कुछ, क्या गड़बड़? थोड़ा डिस्टेंस रखो। नहीं। हाँ, दोबारा। हाँ, आ रही आवाज सर? अब ठीक, अब ठीक। हाँ हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर कि पिछले 10 दिनों से जिस तरह से हरियाणा में कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर से एनसीआर में, तो सरकार की सर फर्दर क्या आगे तैयारी है कि मतलब अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो क्या तैयारी रहेगी सर सरकार की? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस दर से बाकी प्रदेशों में बढ़े हैं कोरोना के केस, उसके हिसाब से तो अभी भी हम बहुत सुरक्षित हैं। अभी पूरे प्रदेश भर में 2000 के आसपास, 2200 के आसपास पॉजिटिव आए हैं, और उसमें भी लगभग 1000 वो ठीक हो चुके हैं। 1000 केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, और जो पिछले 7-8 दिन के ही, शायद 10 दिन का ही ये आंकड़ा है सारा। 10 दिन पहले वाले सारे केसेस जो है वो ठीक हो चुके हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 21 लोगों की डेथ हुई है, और 21 में भी जो हमारी जानकारी है 16 या 17 लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई पूर्व ऐसी यानी दुर्लभ बीमारियां थी, जिन कारणों से, और ऐसे जो भीषण बीमारियां, उन भीषण बीमारियों के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को बाकी सब बीमारियां उसके कारण से हुई है। तो इस नाते से वो कोई ऐसी चिंता वाली बड़ी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में बेड्स भी हैं, पर्याप्त संख्या में हमारे हॉस्पिटल भी काम कर रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट हैं, प्राइवेट जो डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कहीं कोई अच्छी स्थिति में है, वो भी सब इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई भी इवेंचुअलिटी में हम जो है इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कहीं किसी प्रकार की चिंता करने की हमको आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा केसेस आने के कारण एक थोड़ा पिछला जो डाटा है कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसमैच हुआ है, ऐसा जो जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट लैब्स का जो डाटा वो हमारे पास दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने, प्राइवेट लैब्स ने अपने टेस्ट करते रहे और वो उसको अपने पास रखा। उन्होंने हमारे पास जब जानकारी उसकी मिली है, उस मिसमैच को भी पूरा किया, तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ी संख्या में तो केसेस वो निकलेंगे जो आज से 20 दिन पहले जिनके टेस्ट हो चुके हैं और वो साथ साथ ठीक भी हो चुके हैं। इसलिए बहुत बड़ी कोई अलार्मिंग स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हरिभूमि योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी।
खबरें अभी तक अनिल मोर। योगेंद्र है? योगेंद्र है? नहीं 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 नेक्स्ट अनिल मोर। खबरें अभी तक। नेक्स्ट करो MS1 चंद्रशेखर धर्मी। सीजन आ रहा है, सीजन गर्मी की सीजन में बिजली पैदा हो, जो स्टूडेंट अपनी शिक्षा ऑनलाइन उनकी क्या बिजली किया बिजली सर, बिजली की समस्या ना हो। अच्छा चंद्रशेखर जी, बिजली के बारे में देखिए, हमारी पिछले 2 साल से बिजली की कोई समस्या प्रदेश में नहीं है, अभी भी नहीं है। हमारे पास बिजली पर्याप्त है, और बिजली जो कभी पहले ग्रामीण क्षेत्र में भी 10-11 घंटे दिन में आती थी, अब वहाँ 16 घंटे भी, हर एक गाँव में 16 घंटे पर्याप्त आती है। 4,500 गाँव ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे आती है। इसलिए बिजली की समस्या ना गाँव में ना शहर में है, और आगे इस प्रकार का कोई हमें समस्या भी नहीं है। बिजली की मात्रा हमारे पास जितनी खपत है उससे ज़्यादा आज भी है, इसलिए बिजली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। उनको लेके कहीं ना कहीं विरोध देखा जा रहा है, उसके बारे में क्या पॉलिसी रहेगी गवर्नमेंट की? कई लोगों ने, कई संगठनों ने विरोध किया यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को लेकर। देखिए, वो क्योंकि एक हायर एजुकेशन काउंसिल बनी हुई है, हायर एजुकेशन काउंसिल वाले बैठ करके विचार करेंगे कि एग्जाम को किस प्रकार से कराना है, किस प्रकार से नहीं कराना है। अब संगठनों के तो अपने अपने हेतु हो सकते हैं, कुछ उनका मत अलग हो सकता है, लेकिन आखिर एग्जाम तो हमको कराना ही है। बिना एग्जाम के बिना तो आगे पढ़ाई संभव नहीं है। इसलिए पहले भी जो एग्जाम होते थे वो मई जून में ही होते थे, तो मई का महीना निकल गया, अब जून और जुलाई के अंदर एग्जाम होने चाहिए। फिर भी जो हायर एजुकेशन काउंसिल का विचार बनेगा, वो जब सरकार के पास आएगा, उसके हिसाब से उनको निर्णय लेने में सुविधा होगी। पवन जी, पवन सिंह सर। जी नमस्कार। हाँ सर, आपने बजट पेश किया था 2020-21 का 1,42,000 करोड़ का बजट आपने फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश किया था। मार्च में हमारे सामने एक बड़ा जो है वो खड़ा हो गया। तो ऐसे में सर 1,42,000 करोड़ का 2020-21 का बजट था, कुछ अब सर क्या करेगा आपने? 2020-21 के बाद रेवेन्यू हमें अप्रैल मई। आवाज थोड़ा साफ करो जरा, एक बार आवाज फिर दोबारा से। सीएम साहब, आपने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 2020-21 का बजट 1,42,000 करोड़ का पेश किया था, लेकिन हमारे सामने मार्च में एक बड़ा संकट आ गया जो अभी तक जारी है। रेवेन्यू आपके पास उस तरह से नहीं आ पाया है, तो इस बजट जो आप 1,42,000 करोड़ का रखा था, अलग अलग विभागों में आवंटन था, कोई कटौती करने का या फिर कोई रिवाइज बजट का कुछ विचार है सर? देखिए पवन जी, एक तो केंद्र सरकार ने हमको 2 सुविधाएं दी हैं। एक मीन्स क्या होता है, वेज एंड मीन्स की लिमिट थोड़ा बढ़ाई गई है, ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर वहां से फंड लेकर के हम उपयोग कर सकते हैं। वो रिजर्व बैंक के फंड्स होते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा FRBM की जो लिमिट है, वो लिमिट 3% की होती है, उसको केंद्र सरकार ने 5% कर दिया है। 2% की बढ़ोतरी का मतलब ये है कि हम उसमें 15-20 हज़ार करोड़ रुपया वहाँ से भी अगर चाहें तो इस कोरोना की जो आई स्थिति है निपटने के लिए वो भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी तो जो कि वर्ष का 2 ही महीने निकले हैं, अप्रैल और मई। अब आगे स्थितियाँ कैसे बनती हैं उसके हिसाब से जो आने वाला बजट, आने वाला जो सत्र है, हमारा जो वर्षाकालीन सत्र होगा, उस समय तक सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। और बजट में हमेशा जब भी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसके लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, उसके हिसाब से किसी विभाग में कम, किसी में ज़्यादा, वो भी किया जा सकता है।
आखिर बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आएंगे। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका खर्चा ज़्यादा होगा, कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें खर्चा कम होगा, क्योंकि 2 महीने में अब विकास के काम तो प्राय नहीं हुए, ना मार्च में हुए, ना अप्रैल में हुआ, ना मई में हुआ। तो अप्रैल और मई का जो बजट जिन चीज़ों का बचेगा वो कहीं दूसरी चीज़ों में खर्च होगा। तो इसके रिवाइज एस्टिमेट जो हैं वो निश्चित रूप से दोबारा बनेंगे, और जैसे ही हमारा सेशन आएगा, मानसून सत्र जो आएगा वो अगस्त में कभी भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से उसका विचार करेंगे। इंडियन न्यूज़ हरियाणा विपिन परमार। बोलिएगा एक बार, आप बोलते हैं तो वो अलर्ट होगा। विपिन परमार, आप नाम बोलते। विपिन परमार, विपिन जी हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अनिल मोर, अनिल मोर वो भी नहीं है। जी टीवी से कौन है? राजन शर्मा। राजन जी हैं जी सर, जी न्यूज़। जी नमस्कार राजन जी। मेरा सवाल ये है कि पेमेंट की बात हो रही है किसानों की, उससे सबसे बड़ा इश्यू बताया जा रहा है कि आड़तियों तो सरकार की पेमेंट चली गई है, लेकिन जब तक किसान का गोदाम को पेमेंट नहीं मिलेगी तो गोदाम तक पहुंचाना ये किसान की जिम्मेदारी है, सरकार की आड़ती को पैसा वो किसानों तक राजन जी आवाज़ ठीक से समझ तो नहीं आई, लेकिन मुझे कुछ शब्दों में से जो ध्यान में आया वो है जो फसल जो है मंडियों में पड़ी है और उसका उठान नहीं हो पाया। 2-3 मंडियों का ही ज़्यादा विषय ये है, वहाँ के कुछ ठेकेदारों की कमी हो सकती है, वर्षा आने से कुछ अनाज भीग गया, उसकी मॉइस्चर का विषय हो सकता है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं जिन्होंने ये उठवाना होता है, अनाज उठवाना होता है, वो मॉइस्चर वाला तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मॉइस्चर की एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट के अंतर्गत जब अनाज मिलेगा तभी उठवा के ले जाएंगे, और जैसा मौसम खुलता है तो उसमें मॉइस्चर वगैरह जैसी उसकी ठीक होगी वो उठान सारा हो जाएगा। और जहाँ कहीं कोई कमी है मानो ठेकेदारों की, हमने आड़तियों को भी ऑथराइज कर दिया है, वो भी अपना प्रबंध करके चाहे किसी ठेकेदार के माध्यम से अथवा किसानों से भी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के वो अगर वहाँ से उठान करा के एजेंसियों में गोडाउन्स में भेज सकते हैं, उनको भी छूट दी गई है, वो भेजेंगे। और मैं समझता हूँ 2 या 3 स्थानों की ये समस्या ज़्यादा आई है, इससे ज़्यादा समस्या नहीं है। प्राय सब मंडियों से अनाज उठ गया है। थोड़ा सा एक हमने फिजिकल वेरिफिकेशन जो है कुछ मंडियों में सरसों की फसल की कराई थी, उसके लिए 3 दिन के लिए उठान रोका था, लेकिन अब वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है, वो भी अनुमति दे दी है कि उसका उठान करा के जल्दी गोडाउन में पहुंचा दें। मुझे नहीं लगता 1-2 दिन के ज़्यादा ये समस्या आगे बढ़ेगी। सर एक और सवाल है। बोलो राजन जी। केंद्र सरकार के जो 1 साल पूरे हुए उससे विपक्ष की तरफ से एक मूवमेंट चला गया स्पीक अप इंडिया, ये अलग अलग कौन कौन से इश्यूज आज एक साथ। सर केंद्र सरकार जो अचीवमेंट है वो क्या चला? नहीं समझे ठीक से माइक। हाँ, कि 1 साल जो केंद्र सरकार के पूरे हुए उस पर स्पीक अप इंडिया चलाया गया कांग्रेस की तरफ से कि एक इश्यू जो है वो कोई आदमी बताए सोशल मीडिया के माध्यम से। हरियाणा में सर केंद्र सरकार की जो 1 साल की अचीवमेंट है, इसके लिए क्या कुछ प्रयास जो है आप लोग करेंगे? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वर्चुअल रैली भी जो है हरियाणा में पहली बार करने जा रहे हैं। नहीं ठीक है, विपक्ष के लोग अपने तरीके से कार्यक्रम बनाएंगे, वो स्पीक अप इंडिया बनाए या स्टार्टअप इंडिया बनाए या स्टैंड अप इंडिया बनाए, ये उनको देखना है। लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा तो है, कम से कम इंडिया को उन्होंने संबोधित किया है, उनको भी ध्यान में आया कि हाँ इंडिया नाम से अगर संबोधित करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको सुनने को मिल सकता है। तो स्पीक अप इंडिया में भी जो बोलेंगे उनको सुनना ही पड़ेगा, और सुनने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक 1 साल की उपलब्धियों का विषय है, ये पार्टी के नाते से पार्टी अपना काम कर रही है, उन्होंने अपना अभियान चलाया है, और भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी। वहाँ प्रधानमंत्री जी का एक पत्र है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, और निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का एक पत्र भी हम उनको छपवा करके देंगे, और साथ में सैनिटाइजर, मास्क ऐसा करके, और 20 लाख परिवारों को संपर्क करने की योजना उनकी है, और वो 7 तारीख से 8 तारीख से शुरू करने वाले हैं।
अनिल बोल अंतिम। हाँ अनिल बोल। हाँ अनिल। पहला सवाल ये है कि बड़े स्तर पर मजदूरों का पलायन हुआ। कितने सवाल करोगे? इंडस्ट्री खाली है, कितने सवाल? कितने मजदूर आने में इंडस्ट्री है? अरे आपने कहा पहला सवाल, कितने करोगे? अनिल अनिल बोलो अनिल। मुश्किल से नेटवर्क जुड़ा बेचारे का, वो लग गया। पूछ लो। अनिल कुमार कहीं हो तो ठीक है, नहीं तो टेलीफोन से बात कर लेंगे। चलो आप बोलो बोलो बोलो। अच्छा आ रही है आवाज? नहीं आवाज नहीं आ रही। अनिल जी आपकी अनम्यूट करो, अनम्यूट। एक मिनट लो फोन से प्रश्न दे दो, मैं जवाब दे दूं। सर बोलो अनिल। सर मेरे दो सवाल है सर। पहला सवाल तो सर ये है कि बड़े स्तर पर मजदूर पलायन हुआ, अब कितने मजदूर वापस आना चाहते हैं, कोई मोटा आंकड़ा? दूसरा सवाल सर, बड़ौदा चुनाव की सर आप इंटरनल तैयारियों में तो लग गए हो, अब खुद मोदी सरकार की उपलब्धियां या मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों के आधार पर किस आधार पर आप भविष्य में वोट मांगेंगे? बड़ौदा भाई सर। देखिए पहली बात तो आपने जो मजदूरों की बात कही, वापस आएंगे नहीं आएंगे ये तो बात का विषय है, लेकिन पहला विषय ये है जो जाने वालों की संख्या थी। हमको लगता था कि ये कोई 5-6 लाख मजदूर ऐसे होंगे जिनको हमको भेजना पड़ेगा, कुछ तो अपने आप चले गए हैं, लेकिन कल तक का जो आंकड़ा है वो 3,26,000 का है, जो हमारी सारी व्यवस्थाओं से गए हैं। 96 उसमें ट्रेन हैं, 5,5500 के आसपास बसों के जो फेरे हैं वो लगे हैं, और बाकी अब जो और हमने पता किया इसके बाद जो मजदूर हैं वो उन्होंने मन अपना बदल लिया है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इंडस्ट्री खुल गई है, उनके रोजगार चालू हो गए हैं, इसलिए जो और 2 लाख मजदूर जाने की बात पहले सोचे बैठे थे, यानी हमको लगता था 3.5 मानो 1.5-2 अपने आप चले गए और 5 तो 7 तक भी जाने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने जाने के लिए मना किया है, तो 2 लाख तो यहीं रुक गए हैं। कुछ मजदूरों ने जो वापस आने की इच्छा जताई है, उधर से टेलीफोन आ रहे हैं इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ। इंडस्ट्री के लोगों ने हमको अप्रोच किया कि जैसे यहाँ से भेजने की आपने व्यवस्था की थी, ऐसे उनको लाने की व्यवस्था भी आप करके दें। हम उनसे जानकारियाँ मांग रहे हैं कि कितने कितने मजदूर कहाँ से आएंगे, फिर वहाँ से वो ट्रेन से बुकिंग करा के आएंगे, क्योंकि ट्रेन तो अब चल गई हैं आज से, कल से 1 तारीख से, तो 1 जून से सभी ट्रेन चल पड़ी हैं, और वो अपने अपने हिसाब से वहाँ से वो वापस आने की जो मनस्थिति रखते हैं, उनको वापस लाने के लिए जो भी प्रबंध इंडस्ट्री के लोग चाहेंगे उस प्रकार का हम प्रबंध उनके लिए करेंगे। दूसरा विषय आपने कहा बड़ौदा का उपचुनाव। देखिए बड़ौदा उपचुनाव तो अभी कोई तुरंत कोई सामने ऐसा नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। निश्चित रूप से यह कोरोना वाले जो विषय को कैसे इस पर काबू पाया जाएगा, इसके बाद ही कभी ना कभी वो आएगा। और बड़ौदा चुनाव आया है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में से आया है, एक हमारे विधायक का देहांत हो गया इसलिए आया है। अब वो आया है तो चुनाव राजनीतिक पार्टी के नाते से हमको लड़ना है और लड़ करके जीतना भी है, इसलिए जीतने के लिए रणनीति क्या होगी, ये रणनीति ऑन एयर तो आपको बताई नहीं जा सकती, जब आप मिल बैठेंगे तब आपको बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया और इतने बढ़िया ढंग से आप लोगों ने प्रश्न किए, हमसे जो बन पड़ा हमने भी आपको उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।